हेलो दोस्तों, कैसे चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी। आशा करता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्ज़ाम अर्थशास्त्र पेपर का 4 नंबर का 5 प्रश्न कवर कर चुके हैं, जिसमें आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने के कारणों को समझाइए, लागत वक्र यू आकार की क्यों होती है, सार्वजनिक व्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के गुण लिखिए। ये प्रश्न हम क्या कर चुके हैं जी, कवर कर चुके हैं। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले स्टोर में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2023 के और 5 प्रश्न जो 4 नंबर के आने लायक हैं उनको जो है क्या करने वाले हैं जी, कवर करने वाले हैं। देर ना करते हुए पहला प्रश्न है आपका, 21वां प्रश्न है आपका, भुगतान शेष में असंतुलन के कारण बताइए। भुगतान शेष में असंतुलन के कारण से पहले हम ये जान लेते हैं कि भुगतान शेष होता क्या है। भुगतान शेष का अर्थ होता है कि आयात और निर्यात का जो अंतर होता है, देश में जो हम आयात करते हैं और जो निर्यात करते हैं, है ना। आयात मतलब वस्तुएं विदेशों से मंगाना और निर्यात मतलब वस्तुएं भेजना। इन दोनों के बीच की अंतर को ही हम क्या कहते हैं जी, भुगतान शेष कहते हैं। तो फिर भुगतान शेष में असंतुलन अर्थात हमारे विपक्ष में क्यों होता है जी, तो इसका अर्थ होता है कि जब देश में आयातित वस्तुएं ज़्यादा होती हैं, मतलब जब हम देश में अधिक मात्रा में विदेशों से वस्तुएं मंगाते हैं और कम मात्रा में जो हम क्या करते हैं, वस्तुएं भेज पाते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं जी, भुगतान शेष में असंतुलन कहते हैं। तो भुगतान शेष में असंतुलन के कारण क्या है, तो सबसे पहला है विकास कार्यक्रम। विकास कार्यक्रम का अर्थ क्या हो जाता है कि देश में बहुत सारे विकास योजनाओं को चलाने के लिए, देश में बहुत सारे विकास कार्यक्रम की जो योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को चलाने के लिए हमें भारी मात्रा में कच्चे माल, भारी मात्रा में मशीन या भारी मात्रा में अन्य संयंत्र जो है क्या करना पड़ता है जी, विदेशों से मंगाना पड़ता है, जिसके चलते हमारी आयातित वस्तुएं क्या हो जाती हैं जी, बढ़ जाती है। परंतु देश में स्थापित उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, मतलब देश में भारी मात्रा में उद्योग स्थापित हो रहे हैं और इन उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम क्या नहीं कर पाते, निर्यात जो है अधिक मात्रा में नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप आयात हमारा ज्यादा हो जाता है, जबकि निर्यात जो हमारी क्या होती है जी, कम मात्रा में रह जाती है, जिसके चलते भुगतान शेष में जो है असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है हमारा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देश में जनसंख्या जो है बहुत तीव्र गति से बढ़ती है और जनसंख्या बढ़ने के कारण उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जी, अधिक से अधिक मात्रा में वस्तुओं का जो है विदेशों से मंगाना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप देश में जो है आयातित वस्तुएं क्या होती हैं जी, बढ़ जाती हैं। चूंकि देश में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और इसलिए हम क्या नहीं कर पाते, निर्यात जो है अधिक मात्रा में नहीं कर पाते, क्योंकि जितनी मात्रा में हम वस्तुओं उत्पादन कर रहे हैं हमारे देश के जनसंख्या को ही हम क्या करते हैं जी, उसको जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च कर दे पा रहे हैं, इसलिए हमारी निर्यात कम हो जा रही है और आयात जो है हमें क्या करना पड़ रहा है जी, अधिक मात्रा में करना पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप भुगतान शेष में क्या होता है जी, असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है आपका मुद्रास्फीति, अर्थात जब देश में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं जी, मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में लगातार बढ़ोतरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मुद्रास्फीति भी जो होती है वो भी भुगतान शेष में असंतुलन होने का कारण बन जाता है जी। वो कैसे, तो जब देश में मान लेते हैं किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा तो क्या हम अपनी वस्तुओं को विदेश में बेच पाएंगे, क्या नहीं बेच पाएंगे ना। अर्थात हमारी निर्यात जो है क्या हो जाती है जी, हतोत्साहित हो जाती है ना। मतलब जब देश में उत्पादित वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो विदेशों में वस्तु के मूल्य कम रहने से अब स्थिर भी रहेंगे तो हमारी वस्तुओं को क्या नहीं करेंगे जी, मंगाएंगे नहीं। परिणाम स्वरूप निर्यात क्या होती है जी, हतोत्साहित होती है, जबकि विदेशों की वस्तुएं हमें क्या लगने लगती हैं, सस्ती नजर आती हैं, जिसके चलते हमारे आयात जो है क्या हो जाते हैं जी, बढ़ जाते हैं। परिणाम स्वरूप भुगतान शेष में जो है क्या उत्पन्न होता है जी, असंतुलन उत्पन्न हो जाता है।
इसके साथ साथ प्राकृतिक कारण, अर्थात जब देश में सूखा, बाढ़, भूकंप आदि आने से उत्पादन की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप देश में निर्यात जो है कम हो जाते हैं, और यदि देश में वस्तुएं उत्पादन नहीं हो पाती तो हमें विदेशों पर जो है क्या करना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है, अर्थात आयात की मात्रा को जो है क्या करना पड़ता है जी, बढ़ाना पड़ता है। परिणाम स्वरूप देश में जो है आयात बढ़ जाते हैं और निर्यात जो है क्या होती है, कम हो जाती है, जिसके चलते भी भुगतान शेष जो है असंतुलित हो जाती है। इस तरह से आपके पास भुगतान शेष में असंतुलन के 4 कारण थे। पहला, विकास कार्यक्रम, अर्थात देश में विभिन्न योजनाओं को पूर्ण करने के लिए हमें भारी मात्रा में कच्चा माल, मशीन, संयंत्र लाना पड़ता है, ठीक है, जिसके चलते आयात बढ़ जाते हैं और उस हिसाब से हम निर्यात नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में जो है क्या होती है, भुगतान शेष असंतुलित हो जाती है। देश में लगातार जनसंख्या बढ़ने के कारण उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में हमें क्या करना पड़ता है जी, आयात करना पड़ता है। इसके चलते भी देश में जो है भुगतान शेष में असंतुलन उत्पन्न होता है। इसके साथ साथ मुद्रास्फीति, अर्थात उत्पादित की जाने वाली वस्तु के मूल्य यदि हमारे देश में बढ़ जाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी वस्तुएं विदेशों में निर्यात नहीं हो पाती और हमें जो है विदेशों की वस्तुएं सस्ती लगने के कारण हम अधिक मात्रा में क्या करते हैं, आयात करते हैं। परिणाम स्वरूप देश में जो है भुगतान शेष असंतुलित हो जाती है। इसके साथ साथ जो प्राकृतिक कारण है, अर्थात देश में सूखा, बाढ़, भूकंप आदि भी जो है क्या करते हैं, उत्पादन की मात्रा को कमी कर डालते हैं, जिससे हमारी निर्यात कम हो जाती है, उत्पादन कम हो जाती है और हमें विदेशों पर जो है क्या करना पड़ता है, निर्भर करना पड़ता है, अर्थात आयात की मात्रा जो है बढ़ जाती है। इसलिए भी क्या होता है जी, भुगतान शेष जो है असंतुलित हो जाती है। इसके बाद है उत्पादन लागत से आप क्या समझते हो, है ना। उत्पादन लागत से आप क्या समझते हो एवं स्पष्ट लागतें एवं अस्पष्ट लागतें में अंतर, ये अस्पष्ट है ना, स्पष्ट लागतें एवं अस्पष्ट लागतों में अंतर लिखिए। तो सबसे पहला, उत्पादन लागत किसे कहते हैं? वे सभी खर्च जो किसी उत्पादक या फर्म द्वारा वस्तु के उत्पादन पे किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादन लागत कहते हैं। सीधा सा अर्थ कि जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं तो उत्पादन करने के लिए जितनी भी खर्च करना पड़ता है, उत्पादन से लेकर उस वस्तु की कटाई तक, वो हमारी क्या कहलाती है जी, उत्पादन लागत कहलाती है। ठीक है, मतलब जैसे मान लेते हैं हम धान खेती करते हैं तो बुआई से लेकर कटाई तक जो है जितना खर्च लगता है ना, कटाई तक के साथ साथ बाजार में बेचने तक जितना भी खर्च लगता है ना, इसी खर्च को हम क्या कहते हैं, उत्पादन लागत कहते हैं। अब उत्पादन लागत कितने प्रकार की होती है? तो बेसिकली उत्पादन लागत जो है 2 प्रकार की होती है, एक स्पष्ट लागतें, दूसरा अस्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागतें मतलब क्या हो गया, वह लागत जिनका उत्पादक भौतिक रूप से भुगतान करता है उसे स्पष्ट लागत कहते हैं, है ना। वह लागत जिनका उत्पादक भौतिक रूप से क्या करता है जी, भुगतान करता है। जैसे भूमि के बदले हम क्या देते हैं, लगान देते हैं, तो भूमि के प्रयोग के बदले जब हम सामने वालों को लगान दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो वही हमारी क्या कहलाती है जी, स्पष्ट लागत कहलाती है। ठीक, मजदूरी का भुगतान करना मतलब जब कोई हम श्रमिक लेके आते हैं तो उसके कार्य के बदले हम जो भुगतान पारिश्रमिक देते हैं, मजदूरी कहलाता है। तो मजदूरी का भुगतान करना भी क्या कहलाती है जी, स्पष्ट लागतें कहलाती हैं। वस्तुओं को बेचने के लिए जब हमें लागत देना पड़ता है, विक्रय लागत, तो वो भी हमारी क्या कहलाती है, स्पष्ट लागत कहलाती है। बीज पर खर्च करना, ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाती हैं जी, स्पष्ट लागतें कहलाती है। जबकि अस्पष्ट लागतें वह लागतें जिनका उत्पादक को किसी दूसरे व्यक्ति को भुगतान करना नहीं पड़ता, उसे अस्पष्ट लागतें कहते हैं, है ना। अस्पष्ट लागतें मतलब कि वे लागत जिनका उत्पादनकर्ता को किसी दूसरे पर भुगतान करना नहीं पड़ता, दूसरे व्यक्ति को भुगतान करना नहीं पड़ता, उसे हम क्या कहते हैं जी, अस्पष्ट लागतें कहते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति के पास 5 एकड़ जमीन है ना, तो इस 5 एकड़ जमीन में जो है खुद क्या करता है, 5 एकड़ जमीन में वस्तु का उत्पादन करना चाहता है, तो भूमि उसकी का है, तो क्या उस दूसरे को लगान देगा क्या? नहीं देगा ना। अब इस 5 एकड़ जमीन में वो क्या करता है जी, खुद पारिश्रमिक करता है, खुद जो है पारिश्रमिक करता है, श्रम करता है, तो किसी दूसरे को मजदूरी देना पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। अब मान लेते हैं उसके पास पैसा है ना, पूंजी है। अब उसके पास पूंजी है तो खुद क्या कर रहा है, पूंजी लगा रहा है, तो दूसरे को ब्याज देगा क्या? नहीं देगा।
तो इसी को हम क्या कहते हैं, अस्पष्ट लागतें कहते हैं। अर्थात वे लागतें जिनका उत्पादक को किसी दूसरे व्यक्ति को भुगतान नहीं करना पड़ता, उससे हम क्या कहते हैं, अस्पष्ट लागतें कहते हैं। ठीक, अगला है हमारा उत्पादन लागत की 4 विशेषताएं लिखिए। हाँ, उत्पादन लागत की 4 विशेषताएं लिखिए। तो उत्पादन लागत की 4 विशेषताओं में सबसे पहला विशेषता, एक उत्पादन फलक को दिए हुए प्रौद्योगिकी ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब उत्पादन फलन को जो है हम एक प्रकार के तकनीकी ज्ञान के रूप में क्या करते हैं जी, परिभाषित करते हैं। ये इसकी पहली विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता है, उत्पादन फलन पर उत्पादित वस्तु की कीमत तथा साधन की कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। इसका अर्थ क्या हो गया कि उत्पादन फलन पर जो है ना तो वस्तु की कीमत का प्रभाव पड़ता है और न ही साधन कीमत का कोई प्रभाव पड़ता है। मतलब वो क्या होता है जी, उत्पादन की कीमत, वस्तु की कीमत और साधन की कीमत से वह स्वतंत्र रहता है। कौन? उत्पादन फलन। ठीक है, इसके साथ साथ यह आगतों अर्थात साधनों की मात्रा और निर्गत अर्थात उत्पादन की मात्रा के बीच के संबंध को क्या करता है जी, बताता है। ठीक है, उत्पादन फलन जो होता है वो वस्तु की मात्रा और किसका, साधन की मात्रा के मध्य संबंध को जो है क्या करता है, बताता है। ठीक है, उत्पादन फलन मतलब जान रहे हो ना कि उत्पादन साधनों की मात्रा और उत्पादन की मात्रा के बीच के संबंध को हम क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आगतों की स्थिरता के आधार पर उत्पादन फलन को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। ठीक है, तो ये हैं आपके उत्पादन फलन की 4 विशेषताएं। अगला है एक अच्छी मुद्रा के आवश्यक गुण लिखिए। ठीक है, एक अच्छी मुद्रा के क्या आवश्यक गुण लिखिए, या एक अच्छी पत्र मुद्रा के आवश्यक गुण भी लिखिए, ऐसा प्रश्न आ जाता है। तो सबसे पहला है सुपरिचित। एक अच्छे पत्र मुद्रा या अच्छे मुद्रा पदार्थ के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उसकी पहचान जन साधारण से कर सके। यदि ऐसा नहीं होता है तो मुद्रा का जालसाजी जो है बना रहता है। इसका अर्थ यह है कि एक अच्छे मुद्रा में जो है क्या होनी चाहिए जी, सुपरिचित, मतलब सामान्य व्यक्ति भी जो है उसे पहचान लेने जैसा होना चाहिए। यदि सामान्य जनसाधारण भी जो उसे आसानी से नहीं पहचान सके तो क्या हो सकता है जी, जालसाजी का जो है भान बना रहता है। इसलिए अच्छी मुद्रा जो है क्या होनी चाहिए जी, सुपरिचित होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति भी जो है उस मुद्रा को आसानी से क्या कर सके, पहचान सके। दूसरा है सामान्य स्वीकृति, अर्थात एक मुद्रा जो है ऐसी होनी चाहिए, ऐसे पदार्थ ही बनी होनी चाहिए जिसे सभी व्यक्ति जो है क्या कर सकें, स्वीकार कर सकें, है ना। सभी व्यक्ति क्या कर सकें, उसको स्वीकार कर सकें। तो एक अच्छी मुद्रा क्या होनी चाहिए, सामान्य स्वीकृति वाली भी होनी चाहिए। अगला वहनीयता। वहनीयता का अर्थ क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान लाना और ले जाना। तो एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के लिए सबसे अत्यंत आवश्यक है कि वो वहनीयता होनी चाहिए, अर्थात उसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान लाने और ले जाने में क्या होनी चाहिए जी, सुगमता होना चाहिए। फिर अगला है विभाज्यता, है ना। अगला क्या है हमारा, विभाज्यता। विभाज्यता मतलब क्या होता है कि मुद्रा ऐसी होनी चाहिए जिसे हम छोटे छोटे भागों में क्या कर सकें, विभाजित कर सकें। जैसे भारतीय मुद्रा क्या है जी, विभाजित है, अर्थात हम भारतीय मुद्रा को, ठीक है, 2000 मान लेते हैं किसी व्यक्ति के पास है, तो इस 2000 को हम किसमें, 500 रुपए में, 200 रुपए में, 100 रुपए में, है ना। इसके साथ साथ 50 रुपए में, फिर उसको 20 रुपए में, फिर 10 रुपए में, है ना, के साथ साथ 5 रुपए में भी हम क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो एक अच्छी मुद्रा के आवश्यक गुण होना चाहिए कि वो क्या हो, विभाजित हो, वो छोटे छोटे इकाइयों में क्या क्या सके जी, विभाजित किया जा सके। और अंत में टिकाऊपन होनी चाहिए, अर्थात मुद्रा ऐसे पदार्थ की होनी चाहिए जो एक लंबे समय तक क्या हो सके, वो चलन में रह सके। अर्थात एक मुद्रा को जो है बार बार क्या नहीं करना चाहिए, ढालना नहीं चाहिए। ठीक है, वो लंबे समय तक क्या हो सके, उसका प्रयोग किया जा सके। तो इस प्रकार से एक अच्छी मुद्रा के आवश्यक गुण में सुपरिचित, अर्थात जन साधारण सामान्य व्यक्ति भी जो है उस मुद्रा को आसानी से पहचान सके, जिससे जो है
जालसाजी अर्थात जाली नोट का भय नहीं बना रहेगा। सामान्य स्वीकृति अर्थात मुद्रा ऐसी होनी चाहिए जिसे सभी व्यक्ति जो है क्या कर सकें, स्वीकार कर सकें। फिर वहनीयता अर्थात हल्की होनी चाहिए वजन में। परिणाम स्वरूप से हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ला भी सकते हैं और ले भी जा सकते हैं। ठीक है। विभाज्यता अर्थात मुद्रा जो है विभाजित होनी चाहिए, अर्थात उसको जो है छोटे छोटे भागों में हम इकाइयों में क्या कर सकें, बांट सकें। और लास्ट में टिकाऊपन अर्थात मुद्रा ऐसी होनी चाहिए जो एक लंबे समय तक या वर्षों तक क्या हो सके, टिक सके, उसका प्रयोग किया जा सके। ठीक है। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आता है और आगामी एग्ज़ाम तक आपको ऐसी वीडियो प्राप्त करना हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अर्थशास्त्र का कोई भी प्रश्न यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में आप कर सकते हैं और प्रयास करूंगा कि वो प्रश्न जो है आपको बताने का, ठीक है, वो प्रश्न जो है आपको वीडियो में अपलोड करने का प्रयास करूंगा। जो भी प्रश्न, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे आपका डायग्राम्स हो, है ना, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। उसके थ्रू मैं उस प्रश्न को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।